Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Suraj School Rewari. Today we will discuss the next topic, magnetic dipole moment of a atom due to revolving electron or Bohr magneton. From third unit, magnetic effects of current and magnetism of last chapter, classification of magnetic materials. So, a revolving electron, we all know that electrons revolve in a fixed orbit अराउंड द न्यूक्लियस। अब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसका कैलकुलेट करेंगे जो कम से कम मैग्नेटिक डायपोल तो प्रोड्यूस करे, तभी तो उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका मतलब इसको एनालिसिस करने के लिए कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स्ड ऑर्बिट में वो भी मैग्नेटिक डायपोल जनरेट करता है। जैसे मैं यहाँ पे ये कहूं कि ये एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज जो है मोशन में है, और चार्ज अगर मोशन में होगा तो इसका मतलब क्या होगा बेसिकली कि करंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा इसी की वजह से। और कहीं पे करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब यहाँ पे हमने एक एनालिसिस पढ़ा था इन लास्ट चैप्टर कि करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है। अगर मैं ये करंट को इस डायरेक्शन में मान लूं तो ये हमें किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। और इसके बैक साइड से अगर इसको विजुलाइज करते तो ये बैक साइड कैसा दिखाई देता हमें, नॉर्थ, यानी वहां पे हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिखाई देता। तो इसका मतलब एक करंट कैरिंग लूप है बेसिकली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो करंट होगा, और करंट है तो इसका मतलब क्या होगा, एक लूप बन रही है फिक्स्ड ऑर्बिट में। लूप है तो इसका मतलब एक साइड नॉर्थ पोल होगी तो दूसरी साइड साउथ पोल होगी। दैट मींस ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डेवलप ए मैग्नेटिक डायपोल। अगर ये मैग्नेटिक डायपोल है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, हमें स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है बेसिकली। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे कंसिडर किया, लेट electron is moving in an orbit of radius r and angular velocity omega। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेशन में है तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा। और कितनी है इसकी रेडियस की अगर हम बात करें तो रेडियस कितनी है, किसी भी फिक्स्ड ऑर्बिट में होगी, रेडियस अलग अलग ऑर्बिट की होगी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जिस भी ऑर्बिट में होगा उसकी रेडियस कितनी मान ली हमने, आर। सो वी नो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू एन आई ए। कोई भी एक करंट कैरिंग लूप जो होती है उसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो कितना होता है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, करंट कितना है उसमें, एरिया कितना है। हमें रेडियस पता है और ये फिक्स्ड ऑर्बिट था, इसका मतलब क्या होगा, एरिया हमें पता है। इक्वेशन फर्स्ट, वी नो एरिया जो कवर करेगा इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी इस इक्वेशन में हमें एरिया पता लग गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में। अगर किसी तरीके से अगर करंट की स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पे हम आसानी से इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे और हमें डायरेक्टली क्या पता चल जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे हम करंट कैलकुलेट कर रहे हैं। सो करंट आई इज इक्वल टू, करंट क्या होता है बेसिकली, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा, चार्ज अपॉन में टाइम। अब चार्ज कितना है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन में, तो चार्ज कितना है, ई। और टाइम जो है वो सिर्फ हम नंबर ऑफ रोटेशन की बात करेंगे तो मैंने सिर्फ एक राउंड लिया कि इलेक्ट्रॉन यहां से स्टार्ट होता है और यहीं पे एंड होता है, तो नंबर ऑफ रोटेशन कितने हो जाएंगे, 1। तो इसका मतलब सिंगल रोटेशन है, तो हमने जो टाइम कैलकुलेट किया 1 कंप्लीट रोटेशन में, तो वो कितना होता है, टाइम पीरियड। यहाँ पे हमने टाइम पीरियड पुट किया है फॉर n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू के लिए। अब टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करें, आपको तो रेडियस भी पता है, एंगुलर वेलोसिटी भी पता है। सो आई इज इक्वल टू, चार्ज की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं कितना, एक जब राउंड लेता है तो हमें ये पता था एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम।
एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, और टाइम जो होगा टू टेक वन कंप्लीट रोटेशन इज कैपिटल टी, बट वी वांट टू कैलकुलेट द कैपिटल टी टाइम पीरियड, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना होगा 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा डिवाइड में चला गया वापस, तो इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी तो हमें पता था, रेडियस भी पता था, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ऊपर लिख दिया हमने, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर पे चला गया। ये इक्वेशन नंबर 3। अब अगर तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, जो डायपोल क्रिएट कर रहा था, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी वो हमें आसानी से पता लग जाएगा। तो यहाँ पे वही वैल्यू देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ पे, सो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड और थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे 1, एरिया कितना, करंट कितना था ई ओमेगा अपॉन में 2 पाई, एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पे वैल्यू आई हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था। बट यहाँ पे हमारे सामने जो बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है कि फॉर्मूला में कोई गलती नहीं है, चार्ज की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी सर्टेनली नो दैट 1.6 into 10⁻⁹ कूलम, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, सेकंड टर्म इज रेडियस। अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज करूं, फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो रेडियस अलग होगी, स्पीड भी अलग होगी, सेकंड ऑर्बिट में जाएंगे तो रेडियस डिफरेंट है, एंगुलर स्पीड भी अलग होगी, थर्ड में जाएंगे वहां पे, तो इसका मतलब यहाँ पे ओमेगा भी अलग अलग ऑर्बिट के लिए डिफरेंट होगा और रेडियस की वैल्यू भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ज्यादा वेरिएबल हो गए, तो हमें ऐसी टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहिए जो इजिली हमें पता। तो यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। वी नो द बोर्स पोस्टुलेट हम एक यूनिट पढ़ेंगे 8th यूनिट, उसमें हम बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे बोर के पोस्टुलेट्स हैं, उसमें से एक टर्म्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ आप याद रख सकते हो, अदरवाइज हम जब लास्ट में पढ़ेंगे तो उसको प्रूव भी करेंगे। तो अभी क्या कह रहा है ये बोर का जो पोस्टुलेट है, वो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई। जो यहाँ पे n होगा वो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है 1 2 3 एंड सो। इसका मतलब यहाँ पे बीच की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे क्वांटाइजेशन नेचर होता है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो होता है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, वो क्वांटाइज्ड होता है, उसमें सारी वैल्यूज नहीं मिलेंगे आपको, h अपॉन 2 पाई की मल्टीपल टाइम्स, या तो h अपॉन 2 पाई मिलेगा, या 2h अपॉन 2 पाई मिलेगा, या 3h अपॉन 2 पाई मिलेगा। बीच की, इनके बीच की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड इन नेचर। तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कहा, तो एंगुलर मोमेंटम का हमें फॉर्मूला पता है 11th क्लास से, क्या था, रेडियस मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, mvr इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होगी, nh अपॉन में 2 पाई। अब हमें लीनियर वेलोसिटी नहीं पता, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन भी होता है, v इज इक्वल टू कितना होता है, एंगुलर को रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लीनियर में। तो v की जगह मैं कितना पुट कर सकता हूँ, r इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई m, यहाँ पे v की जगह हम कितना पुट करेंगे, r इंटू ओमेगा, तो r स्क्वायर इंटू में ओमेगा इज इक्वल टू nh अपॉन में 2 पाई। यहाँ पे एक टर्म्स लिखें, ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, nh अपॉन में 2 पाई m। ये इक्वेशन नंबर 4 हमने मान ली, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर 5। सिर्फ m को डिवाइड कर दिया, m यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे ओमेगा r स्क्वायर है। अब जो हमारा एक्चुअल मोमेंटम था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था,
उसकी वैल्यू हाफ ई ओमेगा आर स्क्वायर थी, जिसमें से ओमेगा और आर स्क्वायर वेरिएबल था। अब इस वेरिएबल की टर्म्स को हमने किसी अनदर पैरामीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ जो एंगुलर मोमेंटम था, जो वेरिएबल टर्म्स थी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में, उसको हमने एंगुलर मोमेंटम से रिलेट किया और उसको इस कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ओमेगा आर स्क्वायर, जो ये ओमेगा और आर स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे लिखेंगे तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू हाफ इंटू ई और ओमेगा आर स्क्वायर। अब ओमेगा आर स्क्वायर इक्वेशन 5 से जो है उसकी वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, एन एच अपॉन में 2 पाई एम। अब 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया n और यहाँ पे टर्म्स जो आई वो कितनी आएगी, E इंटू एच अपॉन में 4 पाई इंटू में n, ये टर्म्स। इसका मतलब इस n को छोड़ दें तो बाकी जो टर्म्स है वो सारी कांस्टेंट है। E क्या था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, फिक्स्ड वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34, पाई की वैल्यू कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, मास m क्या था यहाँ पे अगर देखें तो मास किसका लेंगे, इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन का मास भी क्या रहेगा, कांस्टेंट 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये टर्म्स अगर देखी जाए तो ये कांस्टेंट है। क्या टर्म्स थी ये, कांस्टेंट। और अगर n की वैल्यू 1 पुट करूं तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होगा वो सबसे मिनिमम होगा। तो इसका मतलब यही कांस्टेंट टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, बोहर्स मैग्नेटोन बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसे, बोहर्स मैग्नेटोन। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू बी से। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू, मैं पुट कर सकता हूं n इंटू में म्यू इंटू में, ये टर्म्स होगी। और इस कांस्टेंट की वैल्यू जो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, इस म्यू बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे म्यू बी को अगर डिफाइन करना हो कि व्हाट इज बोर मैग्नेटोन, तो आप ये कह सकते हो इट इज द मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। क्योंकि n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1, तो सबसे कम वैल्यू आएगी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, दैट वैल्यू इज कॉल्ड बोर मैग्नेटोन। तो उसी को कहेंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है उसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पे इसको जब मैं पुट करता हूं, जिसको हम कह रहे हैं म्यू इंटू में बी, तो मैंने यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज रखा 1.6 इंटू 10⁻27, सॉरी -90 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, ये भी आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट। 4 भी पता है 4, पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। अब इसको जब हम सोल्व कर रहे हैं, इसको जब सारे को सोल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्योंकि एंगुलर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। जैसे यहां से भी हम कह सकते हैं करंट की यूनिट एम्पियर और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है। तो इसका मतलब म्यू बी जो होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम के सराउंडिंग में फर्स्ट ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, 9.27 इंटू 10⁻24। क्लियर हुआ। अगर सेकंड ऑर्बिट में हुआ तो अब की बार क्या करना है, इसकी जस्ट वैल्यू का n नंबर ऑफ ऑर्बिट, सेकंड कितना होगा 2, थर्ड ऑर्बिट होगा 3, फोर्थ होगा 4। तो ये ज्यादा इजी रिजल्ट था या ये ज्यादा होगा, तो इसलिए हम इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। क्योंकि वहां पे आपको बार बार एंगुलर स्पीड और रेडियस चेंज हो जाती है ऑर्बिट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्बिट आपको पता होना चाहिए, सेकंड है थर्ड है, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो इस मिनिमम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को बोलते हैं बोहर मैग्नेटोन। यहाँ पे जिसका भी हमें कैलकुलेशन करना हो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको याद रखना है, वो क्या है, जैसे हमने पढ़ा था चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, या तो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होगा या 2 होगा या 3 होगा, बीच के एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। ऐसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। मिनिमम वैल्यू इतनी होगी, n की वैल्यू 2 होगी तो इसका डबल होगा, n की वैल्यू थर्ड ऑर्बिट में होगा तो 3 टाइम्स होगा, उसके अलावा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेंगे उन नंबर्स के। n की वैल्यू इंटीजर टाइप्स होगी। इसका मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट
इज ऑल्सो ए क्वांटाइज्ड पैरामीटर। तो ये भी कैसा है, क्वांटाइज्ड पैरामीटर है, इसको भी हम क्वांटाइजेशन बोल सकते हैं, बेसिकली क्वांटाइज्ड इन नेचर। ठीक है, एक छोटी सी टर्म्स और आती है, ये टॉपिक खत्म हो जाता है। 1 मार्क्स में हमसे पूछा जा सकता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो यहाँ पे हमें उस चीज को देखना है कि ये क्या टर्म्स होती है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है। देखते हैं इस टर्म को। देखते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ज्यादा बड़ा नहीं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो हम बेसिकली कैलकुलेट क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन में एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि हमने बोर का एक पोस्टुलेट यूज किया था जिसमें एंगुलर मोमेंटम की टर्म्स थी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू पुट करनी है अपॉन में एंगुलर मोमेंटम। अब आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, जैसे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने ये भी कैलकुलेट किया था, कितनी वैल्यू थी इसकी, ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में 2। दूसरी टर्म्स यहां से एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो यहां से सोल्व करेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, ई अपॉन में 2। क्लियर हो गया पॉइंट। कुछ बुक में अलग भी रिजल्ट है और वो सिमिलर है, कोई अलग नहीं है। हमें बेसिकली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही पुट करना था। कुछ बुक में ये भी तो जो हमने लास्ट में यूज किया, ये भी तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। कितनी वैल्यू थी, एन ई एच अपॉन में 2 2 4 पाई एम। तो यहाँ पे मैंने पुट किया एन ई एच अपॉन में 4 पाई एम। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन में एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम है, बट इसकी वैल्यू कितनी है, एन एच अपॉन में 2 पाई। इसको रेसिप्रोकल करके लिखूं, क्योंकि डिवाइड में करना था, तो इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई अपॉन में एन एच। एन से एन कैंसिल आउट, एच से एच कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 2 जा। वापिस देखेंगे तो ई अपॉन में कितना आएगा, 2m। रिजल्ट जो आएगा वो हमारा सेम होगा। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और मास है, इसका मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी, कहीं कोई वेरिएबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम था, और यहाँ पे 2 मास कितना हो गया इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलाम पर केजी। यहाँ पे कितना था, कूलाम, और यहाँ कितना था, केजी। तो ये जो टर्म्स होगी इसको बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, जो इसी के साथ में लिंक्ड था, क्योंकि बोर्ड में एक बार पूछा गया था व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं, ये वैल्यूज थी इसकी, ये फिक्स था। तो एक बार इसको रिवाइज करेंगे, बहुत इजी टर्म्स है, एक अच्छे से रिवीजन होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल में मिल जाएंगे सेम टू सेम। ठीक है, थैंक यू।